हेलो नमस्कार, मैं रूपचंद पटेल। समर्थ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे कक्षा 10वीं के विद्यार्थी जो गणित पढ़ रहे हैं, प्रबल विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा जो चैप्टर है हमारा अध्याय 2 कक्षा 10वीं का, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। और आप निश्चित तौर पर इस अध्याय से 5 नंबर का जो आना है वो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि आपको इसमें से 5 में से 5 पूरे नंबर मिलने वाले हैं। तो आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि द्विघात बहुपद का संपूर्ण समाधान। आप इस संपूर्ण समाधान को देखिए, कक्षा 10वीं का, यह पढ़ लो, पूरे नंबर ले लो। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो गणित माँ साहब के नाम से, उस पर भी आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। कक्षा 10वीं के सारे वीडियो उसमें पड़े हुए हैं, अध्याय बार डले हुए हैं, उसका भी आप अध्ययन करिएगा। और इस चैनल को आप जरूर पढ़िएगा, समझिएगा, लाइक करिएगा और आप दूसरे अपने साथियों को भी भेजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपको पूरे के पूरे नंबर। देखिए, मैं आज सरल से सरल विधि में आपको बताना चाहूंगा। जो द्विघात बहुपद है इसका संपूर्ण समाधान आपको ये दिख रहा होगा सामने, एक द्विघात बहुपद। इसको आपको एक इसका मानक रूप है, आपको मैं इसको विस्तार से बताऊंगा ये कैसे बना है। इसको आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा कि ax वर्ग प्लस bx प्लस c, ये आपको याद करना है। तो आगे देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बहुपद का परिचय। अब बहुपद का परिचय क्या है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये बहुपद। तो जो बहुपद का परिचय है उसमें चर, अचर एवं गणितीय संक्रियाओं का समावेश होता है। तो चर क्या है, अचर क्या है और गणितीय संक्रिया क्या है, इनको सबको आप मिक्सअप करके हम मिलाएंगे तो एक हमारे पास एक सिद्धांत मिलेगा, कहना चाहिए, एक हमें एक प्रकार मिलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, उसको एक हम बहुपद कहेंगे। अब बहुपद के भी ढेर सारे प्रकार हैं, हमें जिसका यहाँ अध्ययन करना है हम उस पर ही चर्चा करेंगे। तो हम इसका सबसे पहले परिचय देख लें। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे चर। चर क्या है, तो आप देखिएगा सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है चर, अचर एवं गणितीय संक्रियाएं। क्योंकि चर आपने सुना है, पढ़ा है, लेकिन आपको दिक्कत होती है कि चर क्या है। तो मैं आपको बता दूं, चर सामान्यतया मैं आपको बता दूं कि चर क्या है। हम सामान्यतया चर को क्या मान लेते हैं, चर को हम मानते हैं सामान्यतया चर को हम, आपने पढ़ा होगा कि इसको हम हमेशा x, y, z आदि से व्यक्त करते हैं। तो हम x, y, z से ही हम क्यों व्यक्त करते हैं, सामान्यतः हम क्यों मानते हैं। तो चर, मैं आपको बता दूं चर क्या है। चर वे राशियां होती हैं, आपने विज्ञान में भी पढ़ा होगा, चार वे राशियां होती हैं जिनके मान हमेशा बदलते रहते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि मेरी इस मुट्ठी में कितने रुपए हैं, अलग अलग विद्यार्थी बताएगा। कोई कहेगा सर 2 रुपए हैं, कोई कहेगा सर 5 रुपए हैं, कोई कहेगा 10 रुपए हैं, कोई कहेगा 20 रुपए हैं, कोई कहेगा सर कुछ नहीं है। ये भी हो सकता है कुछ नहीं है, मतलब 1 भी रुपए नहीं है। तो देखिए इसके मान बदल रहा है ना। जब मुट्ठी मेरी एक है, इस मुट्ठी के अंदर कुछ नहीं है, या 2 रुपए है या 5 रुपए है, कितना कुछ नहीं है, मतलब शून्य है यार, अर्थात इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ है। तो मान बदल रहा है, अलग अलग बदल रहा है, अर्थात ये कहलाता है चर। इस मुट्ठी को हमने क्या मान लिया, चर। हमें पता नहीं इसके मान को कितना है, तो उसे हम चर मानते हैं, मतलब अज्ञात राशि को हम क्या मानते हैं, चर मानते हैं। तो चर को हम सामान्यतः गणित में x, y, z से व्यक्त करते हैं। एक दूसरा उदाहरण भी लें कि हमारे पास मान लीजिए हमने 2 गाय ली और उन एक गाय का हमने मुंह खोल दिया और एक गाय का मुंह बंद करके हमने छोड़ दिया या बांध दिया। तो अब बताइए, एक गाय ऐसी है इसका मुंह खुला है, तो चारों ओर जब जाएगी तो वो क्या करेगी। तो अपनी सामान्यतः भाषा में हम क्या कहेंगे कि गाय चरेगी। कैसी चरेगी, जगह जगह की घास चरेगी, किसी के खेत में जाएगी, किसी के बाड़े में जाएगी, किसी के घर में घुस जाएगी, तो कहीं रोटी खाएगी, कहीं घास खाएगी, कहीं के पेड़ खाएगी। तो इस प्रकार से उसका मुंह का स्वाद क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो उसे हम कहेंगे चर, क्योंकि वो जगह जगह का बदल बदल के खा रही है। और एक गाय ऐसी है जिसका मुंह बंद है, तो कुछ नहीं खा पा रही, तो उसे हम क्या कहेंगे, अचार। मतलब जो चर नहीं पा रही उसे हम अचर कहेंगे। बस उसी लॉजिक को हम यहाँ पकड़ के चलेंगे। तो ऐसे मान जिनके मान बदलते रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, चर। और जिनके मान कभी नहीं बदलते, जो स्थिर होते हैं,
वो कहलाते हैं अचर। तो सामान्यतः हमने एक्स वाई जेड चर होती हैं, और अचर राशियां जैसे हमने ले लिया 2, 5, 7 आदि, कोई भी संख्याएं, इस प्रकार से हम संख्या लेते हैं तो ये हम क्या मान लेते हैं, अचर मान लेते हैं। तो इनको हम अचर, ये देखिए 5 है, 5 ही है, 7 है, 7 ही है, लेकिन y का मान, x का मान कुछ भी आ सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, सो जी चर हो गए ये चर। इसका मान बदल रहा है, इसका मान नहीं बदल रहा है। अब गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं आपने देखा होगा, प्लस, माइनस, गुणा, भाग, बराबर आदि, इतनी सारी संक्रियाएं, इनको जब हम मिला देते हैं इनमें तो कुछ ना कुछ एक क्या बनता है, हमारा एक रूप बनता है। इस रूप को हम क्या कहेंगे, अलग अलग प्रकार से कहा जा सकता है कि जब इन संक्रियाओं को अलग अलग तरीके से मिलाया जाता है तो अलग अलग उसके रूप तैयार हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, तो इन सभी को हम जब मिला दें, तो देखिए इन सभी चीजों को मिला दें तो हमने लिखा 2x धन 5, हमने लिख दिया 5x ऋण 7। देखिएगा हमने इसी में से ऋण चिन्ह लगा दिया, धन लगा दिया, चर और अचर सबको मिक्सअप कर दिया। तो यही जो बना हमारा, ये जो बना, ये हमारा कहलाता है बहुपद। क्या कहलाता है, बहुपद। जब ये बहुपद कहलाएगा, अब बहुपद के बहुत सारे प्रकार होते हैं, तो आप समझ रहे होंगे जिसमें चर, अचर एवं गणितीय संक्रियाओं का क्या हो जाता है, समावेश हो जाता है। तो इस प्रकार से बना एक रूप क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, बहुपद। अब बहुपद के कुछ प्रकार हैं, बहुपद के कुछ प्रकार हैं, तो आप देखिएगा बहुपद के प्रकार होते हैं उसकी घात के आधार पर। इसके आधार पर घात क्या है, घात जो चर के ऊपर लगाई जाती है, ये घात होती है, ये इसका गुणांक होता है, तो ये अलग अलग पद होते हैं। तो इस पर हम अपन आगे चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि चर, अचर एवं गणितीय संक्रियाओं को मिला देने से क्या बन जाता है, एक है हमारा बहुपद बन जाता है। तो आइए बहुपद के कुछ प्रकार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है रेखिक बहुपद। रेखिक, जिसे अपन लिखा है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब रेखिक, रेखिक मतलब आप यहां पर बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आज यदि आपको बहुपद समझ में आ गया तो आगे चल के हम समीकरण भी पढ़ेंगे तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले रेखिक, तो जैसे मान लो हम आपको गिनती सिखाते हैं, कि गिनती आपने पढ़ी होगी, तो गिनती को देखिएगा, गिनती आपने पढ़ी है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से पढ़ी। हिंदी में पढ़ा है 1 2 3 4 5, हिंदी वाली। संस्कृत में पढ़ा है प्रथम, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इस प्रकार से। रोमन में पढ़ा है आपने फर्स्ट, इसको पढ़ा है सेकंड, इसको पढ़ा है आपने सेकंड, इसको पढ़ा है थर्ड, इस प्रकार से आपने आगे पढ़ी। लेकिन गणित में हम एक को हम सामान्यतया रेखिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेखिक। जब एक की घात होती है, गणित में हमें पढ़ना है, गणित पे ध्यान देना है। गणित में क्या ध्यान देना है, रेखिक। रेखिक मतलब किसकी घात होगी, एक की। लिखा होगा वर्ग, इसका दूसरा नाम होगा द्विघातीय, द्विघाती या द्विघात, इस प्रकार ही पढ़ा जा सकता है। या वर्ग। 3 के लिए आपने पढ़ा होगा घन, और इसको पढ़ा होगा त्रिघातीय, त्रिघाती। फिर बाकी चतुर्थ घात, पंचम घात, षष्टम घात, ये चलता है। तो ये इन बातों को 1 2 3 इनको आपको ध्यान देना है कि 1 की घात की वाले को हम क्या बोलते हैं गणित में, रेखिक। 2 की घात वाले को क्या बोलते हैं, वर्ग। और 3 की घात वाले को क्या बोलते हैं, घन। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि रेखिक तभी कहा जाएगा जब उसकी चर की घात, चर मैंने अभी बताया जिसका मान बदलता रहा, तो उसकी घात कितनी हो, 1 हो तो ही हम रेखिक कहेंगे। 2 की घात है तो क्या कहेंगे हम, द्विघाती या वर्ग, ठीक है। और 3 की घात है तो घन या त्रिघाती। बाकी चतुर्थ घात, पंचम घात स्पष्ट हमें दिखाई देती है। तो इस बात को हम
ध्यान देंगे और आगे पढ़ेंगे। तो रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद में क्या होगी, आपको एक ही बात पकड़ के चलना है कि जिसमें एक की घात हो। और यहां और विस्तार भी है कि चर कितने होंगे। तो यहां हम केवल अपन 10वीं अध्याय अपन चूंकि 10वीं क्लास में है, इसलिए अपन केवल एक चर पे ही चर्चा करेंगे। 2 चर या 3 चर पे चर्चा जब आगे आप गणित पढ़ोगे 11वीं 12वीं में, तो वहां चरों की संख्या बढ़ जाती है। वहां भी रेखिक होते, लेकिन चरों की संख्या बढ़ जाती है। तो यहां हम केवल ध्यान देंगे किस बात का, कि हमें रेखिक बहुपद जो है उस पर हमें चर्चा करना है। तो रेखिक बहुपद ध्यान से सुनिएगा। रेखिक बहुपद जो है उसमें चर होगा एक, जैसे मैंने लिखा ax धन b। इसको a मतलब यहां a और b कोई अचर है, x क्या है यहां चर है। तो मैंने लिखा 2x धन 5। ये हमारा कौन सा बहुपद हुआ, ध्यान से देखिएगा। जो लिखा हुआ हमारा रेखिक बहुपद। रेखिक मतलब हमें चर की घात देखना है, अर्थात हमें कुछ भी नहीं देखना है, चर की घात। चर की घात यहां कितनी है, हमारे बहुत से सारे साथी देख रहे होंगे कि सर कोई भी घात दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप मान रहे हैं कि एक की घात है। तो ऐसी आपकी जो चीजें हैं, 3 चीजें हैं, 3, उनको आपको ध्यान से सुनना है। सॉरी 4 चीजें जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं। कैसे, जैसे मैंने लिख दिया x, जैसे अब इसका एग्जाम्पल समझिएगा। मैंने लिखा x, इसमें 4 चीजें। नंबर 1 गुणांक, नंबर 2 चिन्ह, नंबर 3 घात, और नंबर 4 इसका हर। कितना कितना है ध्यान से देखिएगा। x लिखा है। गुणांक, गुणांक मतलब इसके साथ किस संख्या का गुणा है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका गुणा x के साथ है, वो कहलाता है उसका गुणांक, जिसे कोफिशिएंट बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इसका गुणांक, अर्थात यदि हम 1 का गुणा x में कर दें तो क्या आएगा, x आएगा। अर्थात इस x में 1 क्या है, छुपा हुआ है। इसका मतलब कितना है, गुणांक 1 है। गुणांक कितना है, 1 है। चिन्ह देखिए, जब भी इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता, जैसे मैंने लिख दिया 5 और एक जगह लिखा मैंने -5, तो यहां आपको दिख रहा है -5, मतलब क्लियर है कि ऋण 5 है। लेकिन ये 5 लिखा है, तो इसका तात्पर्य यही होता है कि ये 5 लिखा अर्थात प्लस का 5 है, हमें प्लस लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यहां भी कोई चिन्ह नहीं लगा है, मतलब चिन्ह कौन सा होगा, हमेशा प्लस होगा। ये आपको ध्यान देके चलना है। इसके बाद आती है घात। घात भी आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रही है, अर्थात इसके ऊपर 1 की घात है, ठीक है। और यदि कोई घात 2 की होगी तो वो दिखाई देगी, 3 की होगी दिखाई देगी, कुछ अन्य घात लगी होगी तो वो आपको दिखाई देगी। परंतु यदि 1 की घात है तो वो आपको दिखाई नहीं देगी, वो छुपी हुई रहती। इसी प्रकार हर, इसकी बटे में कुछ नहीं है, कोई भी संख्या, जैसे मैंने 5 लिख दिया तो 5 के बटे में कुछ नहीं है, अर्थात कितने का भाग होता है, हमेशा 1 का भाग होता है। तो हर भी कितना है, 1 है। अर्थात घात 1, चिन्ह धन, गुणांक 1 और हर भी 1। तो ये 4 चीजें आपको पकड़ के रखना है, और हमारे विद्यार्थी यहीं पर सबसे ज्यादा गलती करते हैं। तो इसमें देखिएगा, इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझ लीजिएगा कि घात कितनी होती है, गुणांक कितना है, चिन्ह कौन सा, हर कितना है। ये सबसे ज्यादा गलती होती है। तो रेखिक बहुपद में, रेखिक जो बहुपद है ये आपका बहुपद है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ax प्लस b और 2x प्लस 5, यहां कुछ भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक परीक्षा में पिछली बार आया हुआ था कि इसका एक शून्य ज्ञात कीजिए, प्रश्न आया था रेखिक बहुपद का एक शून्य। तो देखिए बहुत ही आसान, शून्य, जहां शब्द शून्य आ जाए अर्थात उसको शून्य के बराबर लेके हल करना है, बस इतनी बात को ध्यान रखिएगा। तो इसका शून्य ज्ञात करना है, तो इसको हम बराबर क्या लेके चलेंगे, शून्य। इसको हम क्या लेके चले, बराबर शून्य। अब इसको शून्य के बराबर लेके चले तो हमने ax बराबर ऋण b, इसका जो हमारा धन b था पक्षांतर हो गया तो ऋण b हो गया, और x की वैल्यू निकालना है तो x बराबर हो जाएगा ऋण b बटे a। यही हमारा एक शून्य प्राप्त हो जाएगा। यहां पर ध्यान दीजिएगा, इसको हम यदि 2x प्लस 5 का शून्य ज्ञात करें तो 2x
प्लस 5 इक्वल टू 0 बराबर 0। ये किसके लिए है? शून्यक के लिए। तो हम शून्यक निकालना है, अर्थात शून्यक निकालेंगे तो आपको जो भी इसमें राशियां दी गई हैं, चर के साथ जो राशि है इसको अलग करना है और जितने भी अचर पद हैं उनको अलग करना है। चर पद और अचर पद, जिसके साथ चर राशि लगी हुई है वो चर पद होता है और जिसके पास चर नहीं है उसे हम बोलते हैं अचर पद। आप भी कहेंगे सर इसके साथ चर नहीं है, मतलब अर्थात एक्स या वाई या जेड कुछ नहीं है, तो ये अचर पद हो जाएगा। तो अचर पद को आपको दूसरे तरफ ले जाना है, अर्थात दूसरे तरफ यानी जो बराबर का चिन्ह है, बराबर के एक तरफ से जब दूसरे तरफ ले जाते हैं तो इसे बोला जाता है पक्षांतर। और किसी भी चीज का जब पक्षांतर करो तो उसके चिन्ह बदल जाते हैं। तो चिन्ह कैसे बदल जाते हैं इसको ध्यान से देखिएगा। यदि आपके पास धन चिन्ह है तो बराबर के उस तरफ जाएगा तो ऋण हो जाएगा, ऋण चिन्ह है तो धन हो जाएगा, गुणा चिन्ह है तो भाग हो जाएगा और भाग चिन्ह है तो क्या हो जाएगा? गुणा। ये भी आप क्या है? ये पक्षांतर। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ा होगा, मैं एक बार आपको रिवीजन कर देता हूं। ये चिन्ह आपको क्या करना है? धन का ऋण हो जाएगा। तो ये देखिए धन के 5 हैं, जब उस तरफ जाएंगे तो क्या हो गए? ऋण के 5। अब आपको लगा कि सर उसी का चिन्ह, हाँ ये ध्यान देना, जिससे जो पार्टी बदलेगा उसी का चिन्ह बदलेगा। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा। एक व्यक्ति था, वो बीजेपी में था, अब उसने पार्टी बदल ली। उसने जब पार्टी बदली तो पहले बीजेपी में था तो उसका चिन्ह कौन सा था? आपको पता है, कमल का फूल। लेकिन जब उसने पार्टी बदल ली, मान लो वो कांग्रेस में चला गया, तो जब कांग्रेस में जाएगा तो उसका चिन्ह क्या होगा? आप बताइए, पंजा होगा कि नहीं होगा? तो किसका चिन्ह बदलेगा? जिसने पार्टी बदली कि जिसने नहीं बदली? जिसने पार्टी बदली ना उसका चिन्ह बदला जाएगा ना। तो यहां भी जो जिसकी पार्टी बदलेगा, क्योंकि 5 पार्टी बदल रहा है, इस बराबर के इस तरफ से बराबर के दूसरे तरफ जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? चिन्ह ऋण हो जाएगा। किसका? धन का। मान लीजिए कांग्रेस वाला बीजेपी में आ रहा है तो वो पंजे से कौन सा चिन्ह बदल जाएगा? उसका कमल का फूल बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, धन के 5 उस तरफ गए तो ऋण के 5 हो गए। समझ में आ गई बात कि चिन्ह क्यों पलटा? तो जब बराबर के इस तरफ से उस तरफ जाएगा तो वो चिन्ह लेके ही, मतलब चिन्ह पलटते हुए भी जाएगा। अब यहां देखिए 2 किस्में हैं। मैंने कहा था गुणांक, अभी शब्द चर्चा आई थी गुणांक। गुणांक मतलब इस चर के साथ जिस राशि का गुणा है उसे हम गुणांक कहते हैं। तो गुणांक मतलब गुणा है, इनके बीच क्या है? गुणा। तो ये गुणा से काय में जाता है? ये ध्यान दीजिएगा, भाग में। तो यहां ये 2 हमारे काय में जाएंगे? भाग में। तो ऋण 5/2, ये आपका उत्तर आ गया। अर्थात 2x धन 5 का शून्य कितना होगा? ऋण 5/2। और ये निश्चित तौर पर इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा जाएगा। तो ये आपको रेखिक बहुपद समझ में आया? रेखिक बहुपद की घात कितनी होती है? ध्यान से देखिएगा, रेखिक बहुपद की घात 1 होती है। रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, ठीक है? तो ये आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब पहुंचते हैं हम अगले पड़ाव पर। रेखिक बहुपद के बाद आते हैं हम दूसरे प्रकार में द्विघात बहुपद। इसको आप ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा कि द्विघात बहुपद क्या है। अर्थात इसमें 2 की घात का होना अनिवार्य है। तो 2 की घात का होना अर्थात किस प्रकार से होगा आप समझ रहे होंगे। एक द्विघात बहुपद, इसका जो मानक रूप है इस पर हम पहले चर्चा कर लें। मानक रूप ये बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, परीक्षा में आने वाला है। इसका जो मानक रूप पढ़ा जाता है ax का वर्ग धन bx धन c। ये हमारा एक मानक रूप है जहां देखना है कि a बराबर नहीं हो सकता 0, परंतु b और c हमारे 0 हो सकते हैं। अब देखिए कैसे। यदि मैंने कहा कि a 0 नहीं है, मान लो 0 हो गया, ये पूरा पद हमारा क्या हो गया? 0। अब आप बताइए क्या बचेगा? हमारे पास bx प्लस c बचेगा। क्योंकि इसमें जब 2 की घात ही नहीं है, जब 2 की घात नहीं है तो क्या 2 की घात नहीं है तो क्या द्विघात बहुपद बचेगा? नहीं बचेगा ना। तो ये द्विघात बहुपद हमारा है, जो इसको हमें ध्यान से देखना है कि ये द्विघात बहुपद है हमारा, ये मानक रूप है। तो इसमें a b c ये क्या है? अचर हैं।
और x यहाँ क्या है, चर। अच्छा, कितने चर है यहाँ? हमारे बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं 2 चर हैं। अच्छा, दो, एक ही व्यक्ति का 2 जगह नाम लिख दें तो क्या वो 2 हो जाएगा क्या? यहां चर देखना है, कितने चर हैं? x मात्र, x 2 जगह, एक जगह 2 की पावर है, एक जगह 1 की पावर है। तो एक ही बहुपद में 2 जगह x है, अर्थात चर 1 है। अब इसका पूरा नाम सुनिएगा। इसका जो पूरा नाम होगा मैं आपको बता दूं, पूरा नाम पढ़ेंगे इसको, यदि हम लिखेंगे ax वर्ग धन bx धन c, पूरा नाम। एक चरीय अर्थात एक चर है, द्विघातीय अर्थात 2 की घात है। 2 की घात मतलब आपको यह ध्यान देना है कि जो पूरे बहुपद में सबसे बड़ी घात है वो बहुपद की घात कहलाती है। ये भी परीक्षा पूछा जाता है, इस बहुपद की घात बताइए। तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 2 है। वो किसकी देखना है? चर की देखना है। चर के ऊपर जितनी घात होगी वो सबसे बड़ी घात है। तो एक चरीय, द्विघातीय, त्रिपदीय, 1 2 3 त्रिपदीय और बहुपद, इसका नाम है एक चरीय, द्विघातीय, त्रिपदीय बहुपद। बहुपद क्यों कहेंगे? बहुपद अभी हम और आगे चर्चा बताएंगे। बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है दोनों बताएंगे। ये बहुपद, ये हमें इसका द्विघातीय बहुपद का मानक रूप पढ़ना है, ये हमें बिल्कुल याद करना है, रट लेना है और याद हो गया होगा। ये किस में है? चर x में है। इसी बहुपद को हम चर y में भी बना सकते हैं कि a वर्ग धन b धन c, ये भी हमारा एक मानक रूप है। आप ये परीक्षा में लिख के आ जाएंगे तो भी आपका सही होगा, लेकिन बशर्ते यदि परीक्षा में पूछ लिया गया है कि चर x में लिखिए तो यही लिखना पड़ेगा, और यदि उन्होंने लिखा चर y में लिखिए तो यही लिखना पड़ेगा, और उन्होंने कहा z में लिखिए तो y की जगह पर हम z लिख देंगे तो वो z में बन जाएगा, और उन्होंने कहा केवल द्विघात बहुपद लिखिए तो आप x y z किसी में भी लिख के आ जाएंगे, आपका उत्तर सही ही होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? तो द्विघातीय बहुपद को आपको मानक रूप ये याद करना है, ax वर्ग धन bx धन c। चलिए हम आगे पढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द्विघातीय बहुपद के बाद आता है हमारा त्रिघातीय बहुपद। ये बहुपदों के प्रकार है, घात के आधार पर है। तो त्रिघात, त्रिघात आप समझ गए होंगे, ax घन धन bx वर्ग धन cx धन d। इसमें कितने पद हो गए? घात कितनी हो गई? कितने की घात दिख रही है आपको? 3 की घात दिख रही है, अर्थात सबसे बड़ी घात 3 है। तो त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा। इसको हम ऐसा बंद कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? आपका द्विघातीय बहुपद बन जाएगा। यदि इनकी घातों को हम बंद कर दें तो आपका ये रेखिक एक बहुपद दिखाई देने लगा। तो ये आपको रेखिक अर्थात 1 की घात हो, चर की घात, द्विघातीय अर्थात 2 की घात हो, त्रिघातीय अर्थात 3 की घात हो, ये हमने इस प्रकार से देख लिया। अब पहुंचते हम एक और बहुपद जो परीक्षा में एक बार पूछ लिया गया था कि शून्य बहुपद की घात कितनी होती है। इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। जो शून्य बहुपद है जो आप पढ़ रहे हैं, इस शून्य बहुपद जो होता है अर्थात ऐसा बहुपद जिसमें केवल उसका मान क्या प्राप्त हो? हमें शून्य। और एक बहुपद और है जिसे हम बोलते हैं अचर बहुपद, जो इसमें नहीं दिया गया, मैं यहां लिख देता हूं अचर बहुपद। अचर जिसके साथ चर राशि नहीं है, ये हमारा शून्य बहुपद। अच्छा, इसमें बताइए किस संख्या से गुणा है? 1 से ही, किसी भी संख्या से आप गुणा कर दो हमेशा क्या आएगा? शून्य आएगा। अच्छा, इसकी घात कितनी है? तो आप इसकी घात पूछ ले तो परिभाषित नहीं है, आपको लिखना है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। परिभाषित क्यों नहीं है? अर्थात इसके ऊपर, शून्य के ऊपर आप कितने की घात लगा दो, कोई अंतर पड़ने वाला है? कुछ अंतर नहीं पड़ना, इसलिए इस बहुपद की घात क्या है? परिभाषित नहीं है। अच्छा, अचर बहुपद, शून्य बहुपद याद हो गया, केवल शून्य लिखा जाएगा, इसकी जो घात होगी वो परिभाषित नहीं है। अचर बहुपद, ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचर पद हो। कौन सा पद हो? अचर। मैंने लिख दिया 2। ये अचर बहुपद है। अब बहुपद क्यों कहा? क्योंकि इसमें चर राशि का गुणा, एक आपने पढ़ा होगा कक्षा 9वीं में कि x के ऊपर शून्य की घात कितना मान पड़ा? 1, अर्थात x के ऊपर शून्य की घात लगा दें कितना होता है? 1, अर्थात इसमें किसका गुणा है? 1 का।
इसको मैं लिख सकता हूं ऐसा, 2 गुणित 1, 2 के ऊपर x की घात, 0 की घात, अर्थात ये कौन सा बहुपद हुआ? अचर बहुपद। और अचर बहुपद की घात कितनी होती है? 0 होती है। तो ध्यान से सुन लिया आपने, अचर बहुपद की घात 0, शून्य बहुपद की घात परिभाषित नहीं है, द्विघात बहुपद की घात 2, त्रिघात बहुपद की घात 3। तो 0 से शुरू करना है, 0, 1, 2, 3। 0 घात किसकी होती है? अचर बहुपद की। ठीक है, तो इसके आगे हम और बढ़ते हैं, आगे चलें और हम शून्य बहुपद, अचर बहुपद, इस पर बहुत गहराई से चर्चा होती है, लेकिन जो 10वीं में आना उस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। अचर बहुपद मैंने बता दिया, ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात कितनी होती है? 0 होती है, उसे अचर बहुपद का, अर्थात कोई संख्या के लिए लिखी है तो वो एक क्या होगा? हमारा अचर बहुपद होगा। अब बहुपदों के प्रकार ये आ गए पूरे। बहुपदों के प्रकार जो आपके आए हैं, इसको ध्यान से देखिए। सबसे महत्वपूर्ण, शून्य बहुपद की घात, हम घात पर चर्चा करेंगे। शून्य बहुपद क्या होगा? शून्य, घात कैसी होगी? अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है। ये घात, ये कौन सी चर्चा कर रहे हैं हम? घात, और ये आपका बहुपद है। चलिए, अचर बहुपद क्या होगा? अकेली कोई एक संख्या लिखी जाएगी, मान लो 5 लिख दिया, इसकी घात कितनी होती है? 0। याद करते जाइएगा। रेखिक बहुपद जिसमें कि एक चर हो, मैंने लिख दिया इसका मानक रूप, इसकी घात कितनी होती है? 1। फिर है हमारा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद का मानक रूप ax वर्ग धन bx धन c, इसकी घात कितनी होती है? 2। फिर आता है हमारे पास त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद ये लिखा है, इसकी घात कितनी होती है? 3। ये आपको, ये देखिएगा, ये घात और इनके मानक रूप ये आपको याद करना है। शून्य बहुपद जो है उसकी घात परिभाषित नहीं है, या इसे हम अपरिभाषित भी लिख सकते हैं। और अचर बहुपद जिसमें केवल एक अचर पद लिखा होगा, हमेशा उसकी घात कितनी होती है? 0 होती है, क्योंकि x के ऊपर किसी भी 0 की पावर लगा दी जाए तो उसका मान 1 होता है। तो ये इस प्रकार से हमने क्या देखा कि बहुपद, उनके मानक रूप और उनकी घात, इसको हम ध्यान से देखेंगे। अब जो आपका सबसे महत्वपूर्ण वाला भाग है उसको हम पढ़ने वाले हैं, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ। बिल्कुल ये गांठ में बांध लीजिए, जो मैंने अभी आपको पहले पढ़ाया है, 1 नंबर आपका बिल्कुल 100% पक्का हो गया यदि इतना आपने पढ़ लिया। और 2 नंबर और आपके बिल्कुल कठोर होने वाले हैं, वो कुछ नहीं है। हमारा जो विद्यार्थी प्रबल कहता है कि सर मुझसे कुछ नहीं बनता है, मैं मानता हूं कि यदि ये सामने देख लेगा तो कहेगा सर मैं 2 नंबर लेके बताऊंगा। और जो विद्यार्थी कहता है मुझसे नहीं बनता, तुझसे नहीं बनता, वो भी करके बताएगा, 2 नंबर लाएगा। देखिए, लेकिन ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कि करना क्या है। परीक्षा में पूछ लिया जाता है, एक चित्र बना हुआ आता है, एक चित्र बना होगा बहुत आसान सा, वो देखना है कि वो चित्र कहां कहां जा रहा है और कैसे कैसे जा रहा है। लेकिन उसके पहले आपको क्या ध्यान देना होगा कि हमने जो 2 अक्ष पढ़े हुए हैं कक्षा 9वीं में, तो मैं आपको एक पहला सवाल बताऊंगा कि यदि हमारे पास इस प्रकार से एक चित्र बना हुआ है जिसे हम आड़ी रेखा को x अक्ष बोलते हैं और खड़ी रेखा को हम y अक्ष बोलते हैं, और ये जो x अक्ष और y अक्ष जहां पर काटते हैं उसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जो कक्षा हम 9वीं में पढ़ के आए हैं। चलिए, हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, आपको तो केवल देख के ही उत्तर बताना है कि हमारे ये उत्तर कैसे है। आपको नहीं भी 9वीं का याद, तो मैं कहता हूं कि शायद आपसे 9वीं का याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 10वीं का आपको 2 नंबर का जो सवाल है वो निश्चित तौर पर बनने वाला है। और आज हर हाल में आप इसको 2 नंबर पक्के कर लीजिए, ताकि आप परीक्षा में आपके 2 नंबर क्लियर हो जाए। देखिएगा कैसे। ये जो हमारा x अक्ष है, परीक्षा पूछा जाता है इसके शून्यक बताइए, ये लिखा है बहुपद के शून्यक बताइए, अर्थात शून्यक। मैंने आपको रेखिक बहुपद का शून्यक बता दिया था, ये हम किसके बता रहे हैं? द्विघातीय। यहां द्विघातीय नहीं लिखा है, तो मैं आपको पहले द्विघातीय बहुपद का बता दूं। द्विघातीय बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ, ये किसका मैं बता रहा हूं? द्विघातीय बहुपद का। देखिए, यदि आपका ग्राफ इस प्रकार से चल रहा है,
आपका ग्राफ इस प्रकार से चल रहा है, आपका ग्राफ इस प्रकार से चल रहा है और आपका ग्राफ इस प्रकार से चल रहा है। ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ बना हुआ है। इस ग्राफ में आपको केवल और केवल इस बात का ध्यान रखना है कि एक्स अक्ष जो हमारी आड़ी रेखा है, आपको एक्स अक्ष भी नहीं देखना, आपको देखना आड़ी रेखा, क्योंकि परीक्षा में हमेशा एक्स अक्ष के ही शून्य ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। तो मैं उन प्रबल विद्यार्थियों के लिए बताना चाहता हूं कि आपको यह देखना है ये ग्राफ आड़ी रेखा को कितने जगह काट रहा है, कितने जगह। ध्यान से देखिएगा पहले प्रश्न को, आप बताइएगा पहले प्रश्न को। ये ग्राफ आड़ी रेखा ये बनी हुई है, आड़ी रेखा कहां काट रही है, 1 2 3, आपको दिख रहा है, यहां काट रही, यहां काट रही और यहां काट रही, 3 जगह काट रही। अर्थात इसके शून्य कितने होंगे, बताइए भाई कितने शून्य होंगे, 3 जगह काट रही, 1 2 3 जगह। चलिए दूसरे प्रश्न पे आइए। अब बताइए इस आड़ी रेखा को ये ग्राफ कितने जगह काट रहा है, कहीं काट रहा है, छू भी नहीं रहा है, कितने दूर जा रहा है, अर्थात इसके शून्य कितने होंगे बताइएगा, शून्य होंगे, क्योंकि कहीं काट नहीं रहा है। इसको आइए, ये केवल इसको एक्स अक्ष को काट नहीं रहा कि एक जगह काटा, मतलब छू रहा है, टच कर रहा है, इसलिए इस कितने जगह काट रहा है, ये एक जगह है। इसके शून्य कितने होंगे, 1। यहां आइए, इसको देखिए कितने जगह काट रहा है, ये 1 2। एक्स को बार बार ध्यान से सुनिएगा, वाई अक्ष पे हमें ध्यान नहीं देना है, हमारा जो एक्स अक्ष है उस वो एक्स अक्ष को ग्राफ कितने जगह काट रहा है, तो इसमें शून्य कितने होंगे, 2। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया, 2 नंबर पक्के हो गए। परीक्षा में 100% ये प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाना है, लेकिन गारंटी ये नहीं है कि हमारा यही प्रश्न आए, चित्र इसी प्रकार से आना है और निश्चित तौर पर आपको ये देखना है कि ये जो हमारा अक्ष है। चलिए मैं एक प्रश्न आपको देता हूं, आपको कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना है कि इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा। मैं आपको एक ग्राफ बता दूं, इसको आपको बताना है कि इसमें कितने शून्यक होंगे। ये हमारा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। ये आपके लिए एक प्रश्न है जिसमें से आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है इसके कितने शून्यक होंगे।